डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आनंद में होंगे। और आज जो हम स्टडी करेंगे बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, बायोलॉजी का, जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो आज हम जेनेटिक्स के बारे में जानकारी करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पहले जो वीडियो थे उसमें आपको रिप्रोडक्शन के बारे में सारा बता चुका हूँ। जो रिप्रोडक्शन यूनिट थी वो कंप्लीट करा दी थी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी आपको बता दिया था। अब आप ये तो सब जान चुके रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। आज जो ये टॉपिक हमारा आया है, ये टॉपिक है जेनेटिक्स, यानी कि अगली यूनिट शुरू होती है। एनसीईआरटी के हिसाब से यूनिट नंबर 6 पूरी हो गई, यूनिट नंबर 7 अब ये शुरू होती है जेनेटिक्स। देखिए डियर स्टूडेंट, ये देखिए आप कि ये जो मेरा जेनेटिक्स का टॉपिक है, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा फेवरेट है और आपको भी आशा करता हूँ कि ये पसंद आएगा। अब बात ये जानते हैं कि जेनेटिक्स आखिर क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम जेनेटिक्स, क्या आवश्यकता है। तो जेनेटिक्स होता है जो पेरेंट्स के लक्षण होते हैं, जो पेरेंट्स के करैक्टर्स होते हैं, उनका संतानों में पहुंचना, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यानी कि माता पिता से संतानों में पहुंचना। जो ट्रेड्स हैं, जो भी लक्षण हैं, इस हम बोलते हैं जेनेटिक्स। इसका और इसी में वेरिएशन आता है। देखिए संसार के हर जीव जो आप देखते हैं, यहाँ तक सब अलग अलग पहचान, सब अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि सगे भाई बहनों को देखो, वो भी एक से नहीं होते, उनमें भी कोई ना कोई डिफरेंस होता है। जोड़ीदार को देखो, उनमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस है। बस एक जोड़ीदार होते हैं जो सेम होते हैं, वो मैं आपको इसमें जेनेटिक्स में आएगा, जिनको होमोजाइगस ट्विंस कहते हैं। होमोजाइगस ट्विंस तो एक से होते हैं, बाकी और कोई एक सा नहीं है। सब में कोई ना कोई डिफरेंस है, जिसके द्वारा हम उनको एक दूसरे से पहचान पाते हैं। यदि इनमें डिफरेंस ना हो, जीवों में डिफरेंस ना हो, तो आप पहचान नहीं पाओगे एक दूसरे को। अध्ययन तो क्या करोगे, पता नहीं चलेगा कौन किसका क्या है। एक दूसरे की बिल्कुल पहचान नहीं। कैसे? वो इस तरह पहचान नहीं होगी जैसे हम बहुत सारे फल ले लें, बिल्कुल एक जैसे फल, कोई डिफरेंस नहीं फल। या पेंसिल ले ली हमने, बहुत सारी पेंसिल ले ली, उन पेंसिलों को एक जैसी पेंसिल है, सबको कहा कि अपनी अपनी पेंसिल पहचान लो। देंगे कि अपनी अपनी क्या कर लो, पहचान लो, लेकिन कोई निशान नहीं लगाना अपनी पेंसिल पर। पहचान तो लो, निशान मत लगाओ। सबने कहा पहचानवा दी। उसके बाद हमने उन सबको ले लिया और सबको मिला के एक थैले में भर के मिक्सअप कर दिया। थैले में भरा, फिर मिक्स कर दिया और थैले से निकाल के बाहर रख दी। कहा कि अच्छा अब आपने अपनी पेंसिल ढूंढ लो जौन सी तुम्हारे पास थी। तो क्या ढूंढ पाएंगे किसके पास कौन सी थी? नहीं ढूंढ पाएंगे, पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि उनमें कोई विभिन्नता नहीं थी, कोई भिन्नता नहीं है, इसीलिए नहीं पहचान पाया। अलग से पहचान चिन्ह नहीं है कोई। तो ये जो विभिन्नताएं होती हैं, ये पहचान में सहायक होती हैं। जो जीवों में विभिन्नता है, उनकी पहचान में सहायक हैं। यदि विभिन्नता ना हो तो बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे। अब बात यह आएगी कि विभिन्नता भी कहाँ से आ जाती है, ये उत्पन्न कैसे हो गई, ये सब जेनेटिक्स में आएगा। विभिन्नता कैसे उत्पन्न हुई है, ये जेनेटिक्स में पढ़ा जाएगा आपको। और चीज होती हैं, देखिए जैसे एक कहावत है जो आपने शायद सुनी हो ना सुनी हो, मैं बता दूं।
आपको बताता हूं कि व्यक्ति के जीवन पर, व्यक्ति का जो जीवन होता है वो 3 बातों से प्रभावित है। हर एक जीव का जीवन 3 पॉइंटों पर प्रभावित होता है। पहला पॉइंट, पैतृक लक्षण। जैसे माँ बाप के गुण आएंगे वैसा ही होगा। कहते हैं तेरे बाप ने भी कभी कुछ किया ऐसा जो तू करेगा। क्यों? ये कहावत इसलिए चली आ रही। माता पिता के लक्षण है। कहते हैं कि इसका बाप चोर था, ऐसा था, तो ये भी हो सका इसके अंदर वो झूठ बोलता था, ये भी झूठ बोलता हो, उसमें कोई क्वालिटी। अरे वो बड़ा बहादुर था, तो भाई कुछ गुण तो होगा। तो इस तरह कहावत वो सही है कि माता जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण है वो हमारे चलते जाते हैं। तभी तो कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले लक्षण ये जेनेटिक्स में आएंगे। दूसरा प्रभाव होता है जीव पर, एक तो पैतृक हो गया, दूसरा प्रभाव हमारा आता है उसका क्लाइमेटिक, यानी कि कैसी जलवायु में जीव रहता है। जैसी जलवायु में रहेगा वैसा उसमें परिवर्तन आएंगे, स्वाभाविक है। क्योंकि देखो, जो लोग गर्म क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें गर्मी को सहने की आदत हो जाती है, उनकी त्वचा का रंग वगैरह वैसा ही हो जाता है। उन्हें एकदम ठंडे क्षेत्र में भेज दो, वो शायद वहां सरवाइव ना हो पाए। ऐसे ही जो बहुत ठंडे क्षेत्रों के आदमी हैं वो देखने में गोरे होते हैं, उन्हें गर्मी को सहने की आदत नहीं है। उन्हें यदि भूमध्य रेखीय भागों में छोड़ा जाए तो उनके बस का जीवन बिताना नहीं, जीवन नहीं काट पाएंगे। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के जीव अलग अलग। ये क्या हुआ, जो ज़्यादा वर्षा के हैं तो ज़्यादा उनकी आदत है वर्षा को सहने की, तो क्लाइमेटिक फैक्टर हुआ है। क्लाइमेटिक फैक्टर भी प्रभावित करता है जीव को। एक फैक्टर होता है सोशल। सोशल फैक्टर ये वो फैक्टर है, जैसे आप, परिवेश है आपका, क्लाइमेट अलग हो, ये परिवेश अलग। परिवेश वहाँ का समाज कैसा है, जैसे समाज में रहेंगे उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति को जानवरों में छोड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल जानवरों के, बचपन से ही जानवरों में छोड़ दें तो उसका सारे व्यवहार जानवरों जैसे होंगे। वो जानवरों की तरह खाएगा, जानवरों की तरह चलेगा, क्योंकि टोटल जीवन वहाँ बीता है, तो उसका व्यवहार वैसा ही हो जाएगा। तो ये उसका परिवेश क्या है, परिवेश का प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे में परिवेश में रहता है जीव, मानव जैसे परिवेश में रहेगा, यदि ज़्यादातर वो अच्छे वातावरण में रहेगा जहाँ उसको चरित्रवान लोग मिलेंगे, तो उसमें भी वो आदत कुछ थोड़ी चरित्र की कुछ तो विकसित होगी। और भाई लुच्चे लफंगों में रहेगा तो वैसा ही सीखेगा, वो भी लुच्चा लफंगा बनेगा, क्योंकि प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो इन सब का जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता, कैसे कैसे इनका प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से ये जीवन को प्रभावित करते हैं। ये सब आपको मिलेगा जेनेटिक्स, जब आप जेनेटिक्स का अध्ययन करेंगे। अब ये आते हम जेनेटिक्स में, हमारी कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है जेनेटिक्स के लिए, जो आज उसके बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहली बात कि जेनेटिक्स के जन्मदाता किसको कहा था, पहचान नहीं पता होना चाहिए जिसको पढ़ रहे हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इनको जेनेटिक्स का जन्मदाता माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये आधुनिक समय के अनुसार है भाई ग्रेगर जॉन मेंडल को। वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत में बता दिया गया है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि
वंशागत प्रभाव अवश्य पड़ते हैं, गीता में उनका स्पष्ट वर्णन आया है जेनेटिक्स के बारे में। लेकिन आधुनिकता के हिसाब से अब जो जनक माने जाते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल बनाते हैं। उन्होंने पहले प्रमाण कम मिल पाए हैं क्योंकि उस समय के ग्रंथ, उस समय की जो चीज़ें थी वो गायब हो गई। आज जो नए प्रमाण हैं उनको दिया जा रहा है। ग्रेगर जॉन मेंडल ये था कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल एक क्रिश्चियन पादरी था, गिरजाघर में रहता था, क्रिश्चियन था, गिरजाघर में ये पादरी था, फादर कहते हैं जिसको गिरजाघर। तो वहाँ उसका काम होता है पूजा पाठ का, जो प्रेयर कराना, जो प्रेयर कराते हैं गिरजाघर में उनको फादर बोलते हैं या पादरी बोलते हैं। तो ये मेंडल पढ़ा लिखा व्यक्ति था। एक बात यहाँ अच्छा ही है कि पादरी जो होता है वो पढ़ा लिखा होता है। इस समाज में यही अच्छाई है कि पादरी जिसको बनाते हैं वो क्वालिफाइड होता है। बाकी और समाजों में कमी है, जो खाक ना जाने उसको बना दिया मालिक धर्म स्थल का, वो मालिक बनकर बैठ जाता है। चाहे समाज को कुछ दिशा दे या ना दे, पादरी फिर भी कुछ ठीक, क्योंकि वो कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, कुछ तो करेगा। तो ये प्रेयर कराता था। अब जो अतिरिक्त टाइम बचा, उस अतिरिक्त टाइम में, क्योंकि प्रेयर तो सुबह शाम होती है, 2-3 टाइम प्रेयर होनी, बाकी टाइम जो बचता था उस टाइम में ये कोई ना कोई इसके प्रयोग करता रहता था। वहाँ अपने जो कैंपस था उस गिरजाघर का, उसमें कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहता था। तो इसने मटर के पौधों को लेकर प्रयोग किए। इसे बागवानी का बड़ा शौक था, पौधे लगाने का, उनकी देखभाल करने का, इसका ये शौकीन था। तो इसने मटर के पौधों को लेकर प्रयोग किए। मटर के पौधे लिए और उनको जो लक्षण थे उनको इसने नोट किया, किस तरह वंशागति होती है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने उनको नोट करता गया। और ये अपने एक बात और कि इसने सारे जो रिकॉर्ड, जो भी काम किए, उन काम को ये सबको लिखता गया, डायरी में नोट करता गया। उनके रिजल्ट को भी, अपने प्रयोग को भी, हर बात इसने डायरी में नोट कर ली। ये बहुत अच्छा किया। नहीं तो कुछ ऐसे करते थे, डायरी में नोट नहीं किया तो उनका कुछ पता ही नहीं चलता था। जब पता नहीं चला उनका तो क्या प्रयोग होता, भूल जाते थे। अब मेंडल ने ऐसा नहीं किया, मेंडल ने सबको नोट कर लिया, उनका ब्यौरा ले लिया। जब अच्छी तरह ब्यौरा लिया तो सब रिकॉर्ड रख लिया और हर एक को उसने क्रमबद्ध तरीके से किया। कौन सा पौधा कौन सी क्यारी में बोया उसको भी लिख के लगा लिया। पहली पीढ़ी में कैसे थे लक्षण वो लिख लिया, दूसरी पीढ़ी में कैसे लक्षण आए, कितने पौधे पैदा हुए, ये सारा रिकॉर्ड उसने लिखा। तो इस तरह उसने कई कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। जब कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया, अपने अध्ययनों को करने के बाद तब उसने अपने रिजल्टों को प्रकाशित किया। तो ये मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। पहला नियम प्रभाविता का नियम है, दूसरा नियम लॉ ऑफ, यानी पहला डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। ये तीनों ने पढ़ाया था। लेकिन इस बार ये है कि एनसीईआरटी ने जब कोर्स कुछ कम किया, या इस बार कुछ कोर्स कम किया है कोरोना की वजह से सरकार ने, तो ये थर्ड लॉ इस साल सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता था। नहीं, इस वर्ष के लिए थर्ड लॉ को निकाल दिया गया है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। इस वर्ष केवल 2 रूल हैं, पहला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस और पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंडिपेंडेंस लॉ जो है वो इस बार नहीं है, तो केवल 2 लॉ पढ़ जाएंगे। अब हम यहाँ इनको जानने से पूर्व, देखो जेनेटिक्स जानने से पूर्व, मेंडल के नियमों को जानने से पूर्व, हमारी कुछ ऐसी शब्दावली है, वोकैबुलरी है जिसको जानना जरूरी है। उससे हमारी जेनेटिक्स समझ में ठीक से आ जाती है। तो ऐसी चीज़ों को जानना, तो थोड़ी शब्दावली मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में
क्या शब्दावली है उस पर आप ध्यान दें। वो शब्दावली आप देखेंगे वोकैबुलरी। एक है जैसे आपका डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस क्या है या रिसेसिव क्या है? रिसेसिव क्या रिसेसिव होता है, क्या डोमिनेंस होता है? डोमिनेंस वो है जो एक दूसरे पर प्रभावी है, अपना असर डाल देता है, दूसरे को छुपा देता है। रिसेसिव वो होता है जो छुप जाता है, ये होता है डोमिनेंस। यानी कि दो करैक्टर, एक करैक्टर दूसरे को छुपा दे, अपना प्रभाव दिखा दे, वो डोमिनेंस, और जो छुप जाए, अपना प्रभाव ना दिखा पाए, वो रिसेसिव होता है। अब यहाँ एक बात आती है क्या, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे, डोमिनेंस है, रिसेसिव है। प्रत्येक लक्षण के लिए, हर जितने भी करैक्टर है उनके तुलनात्मक रूपों के लिए जो जीन होते हैं उनको बोलते हैं हम एलील। एलील, एलील क्या होते हैं? एलील वो तुलनात्मक लक्षण हैं जीव के, वो तुलनात्मक लक्षण हैं, तुलनात्मक गुण जो एक दूसरे के विपरीत में है। किसी भी लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जो जीन हैं, किसी भी लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन, उनको बोलते हैं हम एलील। तुलनात्मक रूपों के जीन को क्या कह दिया? एलील। कैसे समझ लें? जैसे कि लंबेपन का गुण है, एक लक्षण है लंबाई का। अब लंबाई का लक्षण ये दो प्रकार से होगा, या तो लंबा होगा या लॉन्ग और शॉर्ट। लक्षण लंबाई का ही है, एक लॉन्ग होंगे दूसरे शॉर्ट होंगे। अब ये एक ही के दो रूप हो गए, तो ये अलग अलग जीन द्वारा प्रभावित होंगे। इसका अलग जीन होगा, इसका अलग जीन होगा। अब लॉन्ग के लिए दोनों के दो दो जीन होते हैं, इस जीन को करेंगे हम टी से, और उसी का जो विपरीत रूप है, तुलनात्मक रूप होता है, उसको उसी के स्मॉल लेटर से दर्शा देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, यदि हमें लंबाई का गुण लेना है तो ये टी टी और टी टी, दो लक्षण इसके लिए, दो लक्षण यानी कि दो जीन इसके लिए है, दो जीन इसके लिए है। दो दो जो फैक्टर है वो इसे प्रभावित कर रहे हैं, दो दो कारक। अब ये तो इसका हो गया, आप समझिए यहाँ। अब आता है, एक चीज आती है, एलील आए, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है? होमोजाइगस होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस, एक होमोजाइगस, दूसरा हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस वो होता है जिसके दोनों जीन एक जैसे होते हैं। दोनों जीन यदि एक जैसे हैं किसी लक्षण के, किसी जीव में, तो ये कहलाएगा होमोजाइगस। और यदि दोनों जीन अलग अलग हों, दोनों कैरेक्टर अलग अलग हों, तब इसको बोलते हैं, इसमें भी एक से हैं तो ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस कब होगा? एक ये आ जाए एक, अब ये कहलाएगा हेटेरोजाइगस। तो ये पता चला कि होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या है। अगली चीज आती है जीनोटाइप, फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, समझे आप? जीनोटाइप
और अब दोनों को समझिए। आप देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप। पहले आप फिनोटाइप को समझो, फिर जीनोटाइप। फिनोटाइप वो रूप होता है जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, जैसा भी हमें आंखों से दिख रहा हो वो उसका ये फिनोटाइप होता है। और उसका जो वास्तविक जीन ढांचा है वो होता है जीनोटाइप। किसी भी जीव का जो रूप हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो रूप तो इसका हो जाएगा फिनोटाइप, और जो उसका वास्तविक जीनी ढांचा है वो जीनोटाइप कहलाएगा। जैसे हमें कोई लंबा दिखाई दे रहा है तो ये हमें आंखों से दिखाई दे रहा है लंबा, कोई जीव लंबा दिखाई दे रहा है, किसी का रंग गोरा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये हमें आंखों से दिख रहा है सामने, तो ये उसका फिनोटाइप रूप है, जीनोटाइप रूप नहीं है। जीनोटाइप रूप है कि इसके अंदर वास्तव में जीन है कौन कौन से, क्या दोनों, जो भी जीन है वो उसका जीनोटाइप कहलाएगा। अब यहाँ जीनोटाइप को लेते हैं तो जैसे जीनोटाइप में ये आपका देखो, ये भी हमें लंबा दिखाई देगा और हमें ये भी लंबा दिखाई देगा, तो ये दोनों हमें क्या दिखाई देंगे, लंबे। जब दोनों लंबे दिखाई दे तो ये फिनोटाइप रूप हो गया, इसका क्या बन गया, ये फिनोटाइप, क्योंकि ये भी लंबा दिख रहा है, ये भी, तो दोनों फिनोटाइप तो हमें दोनों एक से दिखे। लेकिन जीनोटाइप में ये अलग है, ये अलग है। जीनोटाइप में ये है प्योर और ये है हाइब्रिड। जीनोटाइप देखते हैं तो ये प्योर और ये हाइब्रिड। फिनोटाइप में दोनों एक जैसे हैं, अंतर आ गया कि जीनोटाइप ढांचा क्या है, फिनोटाइप ढांचा क्या है। फिनोटाइप क्या होता है, एक होता है ये जीनोटाइप हुआ, फिनोटाइप हुआ, और होता है क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये होता है जब एक लक्षण को लेकर, एक लक्षण की वंशागति को लेकर क्रॉस कराते हैं, किसी भी एक लक्षण की वंशागति को लेकर क्रॉस कराएं तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जैसे हमने कलर को लेकर क्रॉस कराएं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसकी लेंथ को लेकर कराएं, लंबाई को लेकर कराएं तब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। यानी कि एक लक्षण को लेकर हम चलते हैं तो ये होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और यदि हम दो लक्षणों को लेकर चलते हैं, एक लक्षण के तुलनात्मक रूपों में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दो लक्षणों के तुलनात्मक रूपों को लेकर चलते हैं तब कहलाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। और ज़्यादा लक्षणों के तुलनात्मक रूपों को लेकर चलते हैं तब कहलाएगा पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। तो इसके एग्जाम्पल आएंगे जब पढ़ाएंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो मेंडल का जो फर्स्ट और सेकंड लॉ है जो इस साल पढ़ाया जाएगा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का इस साल नहीं है। थर्ड लॉ डाइहाइब्रिड क्रॉस का है, और रक्त वर्गों की वंशागति वो भी डाइहाइब्रिड, तो रक्त वर्गों की वंशागति पढ़ाई जाएगी आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस में, वो थर्ड लॉ नहीं पढ़ाया जाएगा। रक्त वर्गों की वंशागति है उसको पढ़ाया। तो ये क्रॉस आगे एक होता है टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जो क्रॉस परीक्षण के लिए क्या आया था, जानने के लिए, केवल टेस्ट के लिए, जो परीक्षण करने के लिए क्या आया था वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस में ये होता है कि मेल को फीमेल, फीमेल को मेल बना दिया जाता है। यानी कि एक बार जब क्रॉस कराते हैं तो रेसिप्रोकल में यानी कि उसको बदल कर क्रॉस कराते हैं। पहले में एक लक्षण के लिए मेल दूसरा लिया तो अगले लक्षण में क्रॉस में मेल, उसका मेल दूसरा लेंगे। तो जब मेल फीमेल का सेक्स का चेंज करके क्रॉस कराते हैं तो ये क्रॉस होता है रेसिप्रोकल क्रॉस, जब चेंज आपस में चेंज करते हैं।
तो रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाएगा। तो ये क्रॉस आए आपके, जीनोटाइप आ गया, फिनोटाइप आ गया, आपका हेटेरोजाइगस आ गया, होमोजाइगस आ गया। तो ये इसकी वोकैबुलरी में एलील्स आ गए, इसकी वोकैबुलरी में ये शब्दों का प्रयोग हमारा ज़्यादातर होता है, इसलिए हम इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अब मैं आपको एक शॉर्ट में केवल एक रूल पढ़ा रहा हूँ इसका, मेंडल का। बाकी अगला रूल कल होगा। आज मेंडल का फर्स्ट रूल ले लीजिए आप, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। हाँ स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने आपको ये पढ़ा दिया, सारा शब्दावली के बारे में बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको मेंडल के रूल के बारे में। तो ये अब आपको पढ़ाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।